कैसे हैं आप सभी। नॉर्मली एक लाश को देखकर हमें उस इंसान के लिए बुरा लगता है कि यार भगवान ने इसके साथ क्या कर दिया, लेकिन आज की मूवी देखकर आप लाश को देखकर थर थर कांपने लगेंगे। ऐसी खतरनाक मूवी है ये। मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन बहुत ही अलग होगी, उसको देखेंगे तो आपका डर दोगुना हो जाएगा। यही नहीं दोस्तों, हम इस मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एक जबरदस्त हॉरर मूवी। बाकी मैं आपको पहले बता दूं, अगर सच में आप एंजॉय करना चाहते हैं इस मूवी को तो प्लीज अकेले में बैठ जाइए अभी, तभी जाकर आप इसका पूरा इफेक्ट एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एक हॉस्पिटल में एक लड़की की लाश आती है। हाँ, बहुत ही नॉर्मल बात है, हॉस्पिटल में ही लाश आएगी, लेकिन सुनिए तो उस लाश से उस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा होता है बहुत डरावना, मतलब अनएक्सपेक्टेड। तो चलिए देखते हैं 2006 में रिलीज हुई जेसन टॉड द्वारा निर्देशित हॉरर मूवी जिसका नाम है अनरेस्ट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में एलिसन नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट एक बड़े हॉस्पिटल में एंटर करती है। वो एक्चुअली इस हॉस्पिटल में रहकर अपना मेडिकल कोर्स पूरा करने आई है। पहले से ही उसे हॉस्पिटल बड़ा अजीब लगता है। खैर, वो अपने कमरे में जाती है, अपना सामान रखकर वहाँ पर सेटल होने लगती है। दूसरी ओर हॉस्पिटल के दो स्टाफ एक लड़की की लाश को स्ट्रेचर पर रखते हैं, जिसे स्टडी करने के लिए यहाँ पर लाया गया है। एक स्टाफ बताता है कि ये लड़की अमेरिकन है, लेकिन ब्राजील में ये कोई काम कर रही थी और वहीं पर इसकी मौत हुई। उसने मरने से पहले ये साफ डिक्लेयर कर दिया था कि अगर मैं मर जाऊं तो मैं अपनी बॉडी को मेडिकल स्टडी के लिए डोनेट करना चाहती हूं, इसलिए उसकी लाश को यहाँ पर लाया गया है। तो ये दोनों उसकी बॉडी को निकाल कर बाहर रख देते हैं। उसके चेहरे पर किसी नुकीली चीज से कट किया गया है। वो उस पर एक व्हाइट कपड़ा ढक देते हैं फिलहाल के लिए। साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा टैंक होता है जिसके अंदर एक लिक्विड में ह्यूमन बॉडी को स्टोर करके रखा जाता है। ये सब कुछ मेडिकल स्टडी एंड रिसर्च के लिए किया जा रहा है। अब काम खत्म करके दोनों घर जाने की तैयारी करते हैं। उनमें से एक अपना मुंह धो रहा होता है तो उसे अपने पास किसी की अजीब सी आवाज आती है। वो भी पूछता है थोड़ा डर के, कौन है भाई, घर जाने का टाइम है। लेकिन वो मुंह धोकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अचानक ऊपर से खून टपकने लग जाता है। वो चौंक कर ऊपर देखता है तो एकदम फ्रीज। कमरे में लेटी हुई एलिसन को भी कोई आवाज आती है, लेकिन उसे आइडिया ही नहीं होता कि वहाँ पर चल क्या रहा है। अगले दिन क्लास होती है शुरू। ह्यूमन एनाटॉमी क्लास अटेंड करने के लिए कई स्टूडेंट्स आए होते हैं। एलिसन भी वहाँ पर होती है। और ये देखिए, ये है इनका प्रोफेसर जो बताता है कि 15,000 स्टूडेंट्स ने इस हॉस्पिटल में अप्लाई किया था, लेकिन सिर्फ आप ही लोग सिलेक्ट हुए हैं। बहुत खुशकिस्मत हैं आप लोग, इसलिए इस मौके का पूरा फायदा उठाइए, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा यहाँ से। एंड मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में आप सभी बहुत बड़े डॉक्टर्स बनेंगे। आज से तुम्हें किसी भी वक्त इस लैब में आने की पूरी परमिशन है। लैब का पासवर्ड है 666। यहाँ पर 4 बॉडीज हैं। अब 4-4 करके हर बॉडी के पास जाकर खड़े हो जाओ। स्टूडेंट्स वैसा ही करते हैं। एलिसन लास्ट में रखी हुई लाश के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसके ग्रुप में 3 लड़के होते हैं। सभी मिलकर इस बॉडी को कट करेंगे और ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। एक कहता है कि यार जल्दी खोलो, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ। दूसरा कहता है अबे ये लाश है, लाश, ये दुकान नहीं है जो तू खोलने के लिए इतना उछल रहा है। फिर वे लाश के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं। सभी जरा चौंक जाते हैं क्योंकि बॉडी में हर जगह किसी चीज से काटा गया है। एलिसन को कुछ अजीब सेंस होता है और वो बेहोश हो जाती है। प्रोफेसर भी उसको उठाकर अपने कमरे में लेकर जाता है। उसे जैसे ही होश आता है तो प्रोफेसर पूछता है तुम ठीक तो हो ना। एलिसन कहती है मुझे एक्चुअली कुछ नहीं हुआ है सर, लेकिन उस बॉडी को देखकर पता नहीं मुझे अजीब फील क्यों हुआ। वैसे वो बॉडी कहाँ से लाई गई है? प्रोफेसर बताता है कि बॉडी कहाँ से आती है ये किसी को नहीं बताया जाता। नहीं सर नहीं, उस बॉडी में कोई तो प्रॉब्लम जरूर है। प्रोफेसर कहता है कि हाँ हो सकता है, शुरू में सभी के लिए बॉडीज को हैंडल करना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, धीरे धीरे तुमको आदत लग जाएगी, तुम टेंशन मत लो, जाओ अब जाकर लैब में स्टडी करो। एलिसन वापस लैब में जाती है। उसके साथी चिढ़ाते हैं कि ओहो सिर्फ चेहरा देखकर बेहोश हो गई है, कैसे काटोगी इसको। वैसे यूएस और यूके में इस तरह की फीमेल अनआइडेंटिफाइड बॉडी को मेडिकल दुनिया में जेंडो नाम दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब ये क्या करते हैं, एलिसन और उसके साथी इस बॉडी का नाम रखते हैं नॉर्मा। वो एलिसन से कहते हैं कि तुम सबसे पहले नॉर्मा का टर्म कट करो। एलिसन भी एक सर्जिकल नाइफ से नॉर्मा की बॉडी को कट करने लगती है। उसकी बॉडी पर जो काटने के निशान होते हैं ना दोस्तों, उनको देखकर तो पता चल जाता है कि नॉर्मा ने खुद अपने शरीर को इस तरह घायल किया है। एलिसन को लगता है कि नॉर्मा जरूर दूसरी लड़कियों से अलग रह रही होगी। खैर उसकी बॉडी को कट करके वो एनाटॉमी की कई बातें सीखते हैं। अब क्लास के बाद एलिसन अपने कमरे में जाकर सोने लग जाती है आराम से। अचानक कोई आवाज सुनकर वो उठ जाती है और लैब में जाती है। वहाँ उसके साथ ही नॉर्मा पर काम कर रहे होते हैं अभी भी। एलिसन कहती है तुम लोगों ने मुझे जगाया क्यों नहीं? वो भी कह देते हैं तुम्हारे पास फोन तो है नहीं, फिर तुम्हें कैसे कांटेक्ट करते। वो भी उन्हें कुछ नहीं कहती और बॉडी पर काम करने लग जाती है। शरीर पर लगे कट्स के अलावा नॉर्मा के प्राइवेट पार्ट्स को भी एग्जामिन करके एलिसन कहती है ये एक सेक्स वर्कर रही होगी शायद, और मुझे तो लगता है कि इसने जरूर खुदकुशी की है। वो भी कह देते हैं कि अबे खुदकुशी हो या कुछ और, हमें इससे क्या मतलब, हमें तो इसकी बॉडी को स्टडी करना है बस। लेकिन एलिसन जब लैब में नॉर्मा का चेहरा देखती है तो उसको फिर से अजीब फील होता है, इसलिए वो एक सफेद कपड़े से उसका चेहरा ढक लेती है। अब की बार एलिसन नॉर्मा की बॉडी पर एक भी
कट नहीं मारती, सिर्फ उसके साथ ही कट कर रहे होते हैं। फिर वो नॉर्मा के फ्रंटल बोन्स को निकालकर उसके अंदर के ऑर्गन्स को देख रहे होते हैं कि अचानक उसकी बॉडी हिलने लग जाती है। इनकी तो समझ ही में नहीं आता कि कटी हुई लाश हिल कैसे सकती है। एलिसन को कुछ शक होता है और वो नॉर्मा के चेहरे से कपड़ा हटाने ही वाली होती है कि अचानक गैस निकलने की आवाज आती है। लगता है नॉर्मा की बॉडी ने फाट किया है और सभी हंस पड़ते हैं। वैसे शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन लाशें भी फाट कर सकती हैं, क्योंकि होता ये है कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो काम पे लगे होते हैं और उनके इंटेस्टाइन्स में जो फूड होता है उसे डिकम्पोज करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज करते हैं और यही अभी लाश के अंदर से फाट बनकर बाहर निकला है। लेकिन एलिसन को न जाने क्यों लगता है कि नॉर्मा की आंखें उसको देख रही है। स्टडी के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो एलिसन को बहुत अजीब फील होता है। वो पूछती, गाइस एक बात पूछूं, क्या तुम्हें सच में कुछ अजीब फील नहीं हो रहा? वो कहते नहीं, पर एलिसन को तो अलग ही वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। यही नहीं, एलिसन के लेटर बॉक्स में एक कपड़ा मिलता है जिस पर खून से हेल्प लिखा हुआ है। अब उसको तो ये लगता है कि शायद उसके साथी उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, पर उसके साथी कहते हैं कि अरे हमने ऐसा कुछ नहीं किया। एलिसन की टीम में रिक नाम का एक स्टूडेंट होता है जिसकी फ्रेंड से जेनिफर उससे मिलने आती है। रिक भी कह देता है कि मैं जेनिफर को जरा नॉर्मा से मिलवाना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ ये? बाकी तीन तो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो नहीं मानता दोस्तों। फिर वो जेनिफर को लैब में ले जाकर नॉर्मा की कट की भी बॉडी के अंदर के पार्ट्स दिखाने लग जाता है। तभी जेनिफर भी कट किए हुए पार्ट्स के ऊपर हाथ रख देती है तो वो गर्म होता है। वो बिल्कुल चौंक जाती है कि अरे ये लाश गर्म कैसे हो सकती है। रिक भी छूता है उसको तो वो ऑर्गन उसको भी गर्म लगता है। एंड तभी किसी के जोर की सांस लेने की आवाज आती है। जेनिफर नॉर्मा के मुंह के पास हाथ लेकर जाती है तो सांस को फील करके वो चिल्ला देती है। वो घबरा कर वहाँ से तुरंत भागती है। रिक कहता है तुम यहीं रुको, मैं बॉडी को बंद करके आता हूँ। कहकर वो अकेला लैब में जाकर नॉर्मा पर कोई लिक्विड स्प्रे करता है और उसे वापस कपड़े से ढक देता है। लेकिन वो बाहर आता है तो जेनिफर नहीं होती, वो दोस्तों मरी पड़ी होती है और बहुत उससे खून निकल रहा होता है। दूसरी ओर एलिसन चैन से सो नहीं पाती। वो कैसे भी करके पता लगाना चाहती है कि नॉर्मा कौन थी, उसका असली नाम क्या था, वो कहाँ से आई थी और उसके साथ आखिर में हुआ क्या। वो नॉर्मा की डिटेल्स को ढूंढती है तो उसे नॉर्मा की लाश की फोटो मिलती है। वो उसके बारे में हर किसी से पूछने लग जाती है पर हर किसी को कुछ नहीं पता होता। फिर वो अपनी टीम के साथी ब्रायन को ये बात बताती है तो वो कहता है महज वो एक लाश है यार, उसे लेकर तुम इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो? पर एलिसन को लगता है कि नहीं, वो एक नॉर्मल लाश नहीं हो सकती। शायद उसका किसी ने कत्ल किया होगा, शायद उसके पेरेंट्स उसको ढूंढ रहे होंगे, हमें इसके बारे में कुछ पता लगाना होगा। अब ब्रायन भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। अगले दिन प्रोफेसर बताते हैं कि रिक की फियांसे की मृत्यु हो गई है, इसलिए वो क्लास में नहीं आ पाएगा आज। अब क्लास के बाद एलिसन रिक से मिलती है। वो बहुत डरावा होता है और एलिसन को बताता है कि कल मैं जेनिफर को नॉर्मा की बॉडी दिखा रहा था, फिर हम बाहर आ गए, लेकिन अचानक से जेनिफर का खून निकलने लग गया और वो मर गई। एलिसन समझ जाती है कि नॉर्मा और जेनिफर की मौत का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। वो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की डीन से मिलती है तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें भूत में विश्वास है? एलिसन कहती है नहीं, लेकिन मैं कुछ फील कर पाती हूँ जिससे भूत तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अजीब सा सेंसेशन होता है। डीन भी कह देती है कि ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है और हर मेडिकल स्टूडेंट को ऐसी फीलिंग होती है शुरू में। नहीं मैम नहीं, नॉर्मा की बॉडी में कुछ अजीब तो पक्का चल रहा है। जेनिफर की मौत के साथ उसका जरूर कोई कनेक्शन है। पर डीन तो उसकी हर बात को अनसुना कर देती है। दूसरी ओर एक स्टाफ लाशों को सैनिटाइज कर रहा होता है। तभी नॉर्मा की बॉडी से कोई आवाज आती है। वो उसके करीब जाकर सुनने लग जाता है तो अचानक एलिसन वहाँ पर आ जाती है और पूछती है ये आप क्या कर रहे हैं? वो भी कह देता है मैं तो सिर्फ क्लीनिंग कर रहा था। एलिसन उससे पूछती है कि ये लाश कहाँ से आई है? वो भी कह देता है कि मैंने और मेरे साथी ने मिलकर इसे यहाँ पर रखा था। मेरे साथी ने कहा था कि ये साउथ अमेरिका के ब्राजील देश से आई हुई है। एलिसन पूछ देती है कि क्या मैं तुम्हारे साथी से बात कर सकती हूँ? वो कहता है नहीं, क्योंकि इस बॉडी को यहाँ से रखने के बाद हम दोनों अपने घर चले गए। अगले दिन से उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अगर ये ब्राजील से आई है तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में चेक कर सकते हैं आप कि उस दिन ब्राजील से कोई लाश आई थी या फिर नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि हर इंटरनेशनल फ्लाइट में कम से कम 3 लाशें तो होंगी। अब ब्रायन भी चौंक कर पूछता है कि क्या हर फ्लाइट में 2-3 लाशें होती हैं? एलिसन कहती है हाँ, ये तो नॉर्मल बात है, इसीलिए हम पता नहीं लगा सकते कि नॉर्मा किस फ्लाइट से लाई गई थी। अब वो लैब में जाकर ढूंढते हैं कि शायद वहाँ पर नॉर्मा की कुछ डिटेल्स मिल जाए, पर कुछ नहीं मिलता। तब एलिसन ब्रायन से कहती है कि एक काम करो, तुम आंखें बंद करके इस जगह को फील करने की कोशिश करो। दोनों आंखें बंद करते हैं तो दोनों ही कोई नेगेटिव वाइब्रेशन फील कर पाते हैं। एलिसन को तो लगता है कि उस टैंक में जहाँ पर बॉडी प्रिजर्व करके रखी जाती थी उसके अंदर कुछ है। दोनों उसे भी खोल कर देखते हैं। लगता है उसके अंदर एक लाश है। वो अंदर हाथ डालकर फील करते हैं तो एक लाश होती है, लेकिन एकदम फ्रेश। लगता है जैसे कि अभी अभी कोई मरा हो। इतना ही नहीं, उसने कपड़े भी पहने होते हैं। दोनों की हालत खराब। दोनों चौंक जाते हैं कि ड्रेस के साथ किस लाश को यहाँ पर रखा गया है। वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस भी आ जाती है
और तब पता चलता है कि ये तो वही स्टाफ है जिससे एलिसन ने कल लैब में बात की थी और जिसने बताया था कि उसका साथी गायब है। तो दोस्तों पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि किसी ने मारकर इसको टैंक में डाल दिया होगा। वो फिंगरप्रिंट्स निकालने में लग जाते हैं, पर एलिसन कहती है कि इस स्टाफ की मौत भी जेनिफर की मौत से कनेक्टेड है सर। प्रोफेसर कहता है तुम पागल हो गई हो क्या? जेनिफर को पहले से कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो मरी है, उसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब पुलिस के जाने के बाद प्रोफेसर ब्रायन और एलिसन से पूछता है कि तुम दोनों को आखिर हो क्या गया है? तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? तुमने पुलिस को क्यों कॉल किया? एलिसन कहती है सर कल तक जो आदमी जिंदा था वो आज अचानक टैंक के अंदर मरा पड़ा है, क्या ये अजीब बात नहीं है? किसी ने उसका कत्ल कर दिया है। प्रोफेसर तो गुस्से में पूछता है कि तुम टैंक के पास गए क्यों? एलिसन बताती सर मुझे लैब में कुछ अजीब फील हो रहा था और मुझे यकीन है कि नॉर्मा कोई साधारण लाश नहीं है, उसके अंदर जरूर कोई आत्मा है। प्रोफेसर तो उसको डांट ही देता है कि तुम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हो या कोई तांत्रिक मांत्रिक, चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रात को एलिसन बाथरूम में जाती है तो कोई उसको आवाज आती है। वो देखती है तो शॉवर के पास खून। वो घबरा कर वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन बाथरूम का दरवाजा लॉक हो जाता है। वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाती है। फिर वो धीरे से शॉवर का कर्टन हटाती है तो अंदर एक स्टाफ की लाश खून से लथपथ पड़ी होती है। ये वही स्टाफ है दोस्तों जो शुरुआत में मुंह धो रहा था और ऊपर से उसने खून टपकते हुए देखा था। यही नहीं, एलिसन देखती है कि आईने में खून से एक चेहरा बना हुआ है। बहुत डरी भी होती है वो, और तभी अचानक ब्रायन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और एलिसन को शांत करता है। अगले दिन एलिसन फिर से डीन से मिलती है और उन्हें सब कुछ बताती है। डीन उसको लेकर प्रोफेसर के पास जाती है और कहती है मुझे तो एलिसन की बात सच लग रही है। आज तक आपके लैब में 3 लोग मरे हैं और आपके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमें एलिसन की बात पर थोड़ा ध्यान तो जरूर देना चाहिए। प्रोफेसर कहता है ये जो अभी हुआ ये कत्ल था और फिंगरप्रिंट से पुलिस ने कातिल का पता भी लगा लिया है। कातिल का नाम अलिता है और वो एक अमेरिकन है जो ब्राजील में काम करती थी। इसमें कोई भूत प्रेत वाली बात तो है नहीं, और अगर आपको उस लाश से कोई प्रॉब्लम ही है तो कल मैं उसको दूसरी जगह शिफ्ट करवा दूंगा। अगले दिन एलिसन की टीम को स्टडी के लिए एक नई बॉडी दी जाती है। सभी बहुत रिलैक्स होते हैं कि चलो नॉर्मा से पीछा छूटा, पर एलिसन अब अलिता के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है और इंटरनेट पर थोड़ी रिसर्च करने के बाद एक खतरनाक सच सामने आता है कि पुलिस को जिस अलिता के फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो कोई और नहीं नॉर्मा है। मतलब अलिता मर चुकी है और अलिता की लाश को इन लोगों ने नॉर्मा का नाम दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि मरी हुई अलिता के फिंगरप्रिंट्स यहाँ टैंक पर कैसे आ सकते हैं? अब वो अलिता की कुछ वीडियो फुटेज देखती है जिससे पता चल जाता है कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में थी। उसे कोई नुकीली चीज मिल जाए तो वो खुद को चोट पहुंचा लेती थी, इसलिए अलिता की लाश पर इतने सारे कट्स थे। वो एक पहले सेक्स वर्कर हुआ करती थी। तो दूसरी वीडियो में वो बहुत नॉर्मल दिखती है और एक डॉक्टर से बात कर रही होती है। वो पूछती है कि क्या आपको भूत में विश्वास है? डॉक्टर कहती है कि मुझे है या नहीं ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें भूत प्रेत में विश्वास है? इस पर अलिता कहती है कि नहीं, लेकिन मैं कुछ फील कर पाती हूँ, जिसे भूत तो नहीं कह सकते लेकिन एक अजीब सा सेंसेशन होता है। और ये सुनकर एलिसन चौंक जाती है क्योंकि यही एग्जैक्ट बात उसने भी डीन से कही थी। ओह माय गॉड। अब एलिसन रियलाइज करती है कि अलिता भी उसी की तरह सोचती थी, लेकिन फिर अलिता को कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से वो सेक्स वर्कर बनी। आखिरकार उसे मेंटल प्रॉब्लम्स होने लग गई और उसी की वजह से वो खुद को चोट पहुंचाकर मर भी गई। अब एलिसन रिक से ये पूछने जाती है, एक बात बताओ, जेनिफर के मरने से पहले क्या जेनिफर ने अलिता यानी कि नॉर्मा की बॉडी पर कुछ किया था? और मुझे तो लगता है कि उसके टच करने की वजह से ही अलिता की आत्मा ने जेनिफर को मार डाला। लेकिन दोस्तों रिक अब मेंटली बहुत ही इम्बैलेंस्ड हो चुका है। एलिसन पूछती कि तुम और जेनिफर जब लैब में गए तो क्या तुमने नॉर्मा को कुछ किया था? रिक कहता है मेरे पास मत आओ प्लीज। फिर भी एलिसन उसके पास जाती है तो अचानक रिक उसका हाथ पकड़कर काट देता है। बताओ यार। इसी तरह एलिसन खुद को छुड़ा देती है। फिर ब्रायन एलिसन के हाथ पर स्टिचेस लगाता है। अलिता की सच्चाई जानने के बाद एक और मेडिकल स्टूडेंट भी एलिसन और ब्रायन की मदद करता है। वो स्टूडेंट लाइब्रेरी में कोई बुक पढ़ रहा होता है, तभी कोई उसका भी कत्ल कर देता है और उस बुक पर उसके खून से वही ड्राइंग बना देता है जिसे एलिसन ने उस दिन बाथरूम के आईने में देखा था। हैंडा एलिसन इंटरनेट पर उस रूप के बारे में सर्च करती है तो पता चलता है कि ये मैक्सिकन अमेरिकन एस्टेक कल्चर की एक देवी थी। असल में अलिता एक आर्कियोलॉजिस्ट थी और वो ब्राजील में एस्टेक सिविलाइजेशन पर रिसर्च कर रही थी। एक जगह जमीन की खुदाई करते हुए उसे लगभग 500 कंकाल मिले थे जिन्हें इस एस्टेक देवी के लिए बलि चढ़ाया गया था। इस एस्टेक देवी की मूर्ति भी अलिता ने वहीं से निकाली थी। उसके बाद किसी वजह से अलिता सेक्स वर्कर बन गई और आखिर वो पागल हो गई। यही नहीं, एलिसन को ये भी पता चलता है कि अलिता ने अपने बच्चों को भी मार डाला था। अब एलिसन कंफ्यूज हो जाती है कि अलिता जो इतनी अच्छी आर्कियोलॉजिस्ट थी उसने कई पुरातन चीजों का पता लगाया था, उसे सेक्स वर्क करने की क्या जरूरत पड़ गई और उसने अपने बच्चों को क्यों मार डाला और फिर वो पागल कैसे हो गई। दूसरी ओर दिखाते हैं तो रिक वहाँ के गार्ड को एक लेटर देकर कहता है इसे आप एलिसन को दे दीजिए। वो भी ले लेता है, लेकिन तभी रिक एक नुकीली चीज से अपना गला काट कर मर जाता है। एलिसन और ब्रायन वहाँ पर जाते हैं तो रिक मरा पड़ा होता है। तभी वो गार्ड पूछता है कि क्या आप ही एलिसन है? रिक ने ये लेटर आपको देने के लिए कहा था। एलिसन उसको खोलकर देखती है तो उसमें लिखा होता है कि यू आर
नेक्स्ट एलिसन डर कर वहाँ से भाग जाती है और कहती है मुझे बस किसी तरह यहाँ से बाहर निकलना है, कैसे भी करके, अगली मौत मेरी होगी शायद। ब्रायन भी उसको समझाता है कि अलिता की लाश तो यहाँ है ही नहीं, मतलब उसकी आत्मा भी यहाँ पर नहीं हो सकती ना, तुम डरो मत। लेकिन एलिसन को लगता है कि अलिता की लाश यहीं कहीं पर है। वो प्रोफेसर से पूछती है तो वो कहता है मैंने तो उस दिन लाश को कहीं और भिजवा दिया। एलिसन कहती है झूठ मत बोलिए सर, आपने लाश को यहीं पर छुपा के रखा हुआ है। प्रोफेसर उसको भी धमकाता है कि ज्यादा बात करोगे तो सस्पेंड कर दूंगा। एंड अब एलिसन और ब्रायन लैब में जाकर उस टैंक को खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो लॉक होता है। वो लॉक को तोड़ने की हर कोशिश करते हैं और आखिरकार सफल भी हो जाते हैं। वहाँ पहले से जो लाशें थी उनके अलावा एक और लाश भी होती है। वो बाकी बॉडीज को हटाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो नॉर्मा की यानी अलिता की बॉडी है, और जब तक ये बॉडी यहाँ पर रहेगी एलिसन की जान को तो खतरा है, इसलिए वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। ब्रायन तो टैंक के अंदर ही उतर जाता है, हालांकि बहुत बदबू आ रही होती है वहाँ से। वो बॉडी को वहाँ से उठा तो नहीं पाता और वहीं फंस जाता है। एलिसन अंदर जाकर उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक टैंक का लिड बंद होने लग जाता है और वो अंदर ही फंस जाते हैं। ब्रायन तो पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है, लेकिन एलिसन उस ग्लास लिड को उठाकर नीचे धकेल देती है और ब्रायन को लेकर वहाँ से बाहर निकलती है। अब नीचे पड़े हुए ग्लास के टुकड़े एलिसन के पैर में चुभ जाते हैं। ब्रायन होश में आ जाता है और दोनों मिलकर नॉर्मा को बाहर निकालते हैं, उसे फर्श पर रखते हैं। ग्लास के टुकड़े नॉर्मा की बॉडी को छील देते हैं, लेकिन उसका असर ब्रायन की पीठ पर दिखता है। उसकी पीठ पर ग्लास के चुभने के निशान होते हैं और खून निकलने लग जाता है, इस वजह से वो भी बेहोश। एलिसन बेचारी मदद के लिए चिल्लाती है और तब वहाँ पर प्रोफेसर आता है। एलिसन प्रोफेसर को ब्रायन के पास छोड़कर दो लोगों को मदद के लिए बुला लेती है। वो ब्रायन को फिर ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाते हैं। अब प्रोफेसर नॉर्मा को ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन वो उल्टा अपने ही पैर काटने लग जाता है। एंड अब एलिसन को एक आइडिया आता है कि नॉर्मा को रोकने के लिए उसको जलाना होगा। वो नॉर्मा के कटे हुए बॉडी पार्ट्स को एक बैग में डालकर जलाने के लिए लेकर जाती है। कॉरिडोर में खून ही खून होता है। आखिर वो नॉर्मा को लेकर जाकर जला देती है। तब जाकर वो चैन की सांस लेती है कि अब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है। कुछ दिन के बाद ब्रायन भी ठीक हो जाता है। एलिसन उसे बताती है कि मैंने अलिता की बॉडी को जला दिया है और उसकी अस्थि को हम ब्राजील ले जाकर डाल देंगे, शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। ब्रायन के ठीक होने के बाद दोनों ब्राजील जाकर अलिता की अस्थि को वहाँ पर डाल देते हैं। ब्रायन पूछता है कि जब तक शरीर होता है तो आत्मा उसके पास ही होती है, हमने शरीर को तो जला दिया, तो अब वो आत्मा कहाँ जाएगी? एलिसन कहती है जहाँ अस्थि होगी वहाँ आत्मा भी होगी। तो अब हॉस्पिटल को दिखाते हैं। एलिसन अब वहाँ पर स्टडी नहीं करती, लेकिन उनका प्रोफेसर अब भी वही काम करता है। सबको लगता है कि यह हॉस्पिटल नॉर्मल हो गया, लेकिन वो नहीं जानते कि अलिता की आत्मा अब भी उसी हॉस्पिटल में है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो जरा इस मूवी को एनालाइज किया जाए। असल में पुरातन काल में एक मैक्सिकन अमेरिकन कल्चर के लोग रहते थे जिन्हें एस्टेक्स कहा जाता था। वो एक देवी की पूजा करते थे जिसका नाम था तलाजोल्टल। कई 100 साल पहले देवी को खुश करने के लिए कई लोगों की बलि चढ़ाई गई जिनकी लाशें जमीन के अंदर थी। अलिता नाम की आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च के दौरान जो खुदाई की थी उसमें उसने लगभग 500 ऐसी बॉडीज के कंकाल निकाले। उसके बाद से अलिता की दिमागी हालत बहुत खराब हुई और उसने अपने बच्चे को भी मार डाला। फिर वो सेक्स वर्क करने लग गई। अब इसका कारण या तो वो एस्टेक्स की देवी रही होगी या उसके लिए जिन्होंने अपनी बलि चढ़ाई होगी उनमें से कोई रही होगी। जो भी हो, अलिता के शरीर में उनमें से किसी की आत्मा घुस गई, जिस वजह से कुछ दिन तो वो सेक्स वर्क करने लग गई। उसके बाद वो बिल्कुल पागल हो गई और मेंटल हॉस्पिटल में रखी गई। आखिरकार उसने खुद अपने शरीर में घाव कर लिया और मर गई। जब वो आर्कियोलॉजिस्ट थी तो उसने खुद डिक्लेयर किया था कि अगर मैं मर गई तो अपनी बॉडी को मैं साइंटिफिक या मेडिकल रिसर्च के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। इसीलिए उसके मरने के बाद उसकी बॉडी इस हॉस्पिटल में लाई गई और एलिसन और उसकी टीम ने उसका नाम नॉर्मा रखा। अब देखते हैं कि इस कहानी में असल में हुआ क्या। आत्मा हमेशा वही रहती है जहाँ मृत शरीर होता है, यह है इस कहानी का कॉन्सेप्ट। और वही आत्मा इस हॉस्पिटल में कई कत्ल करती है। जब एलिसन ने नॉर्मा की लाश को जला दिया तो उसकी आत्मा भी वहीं पर भटकेगी जहां शरीर जलाया गया था। इसलिए नॉर्मा की आत्मा उसी हॉस्पिटल में रहेगी और इस हॉस्पिटल में आगे भी इस तरह के कई कत्ल होते रहेंगे। यह है इसकी खतरनाक एंडिंग। अब इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखते हैं। इस मूवी में जो लाशें यूज की गई थी वो दोस्तों असली लाशें थी और उन्हीं को काट कर इस मूवी के एक्टर्स ने स्टडी वाले सीन्स किए थे। इसी वजह से एक्टर्स को रातों को नींद नहीं आती थी और असली लाशें यूज करने की वजह से ही एक्टर्स के रिएक्शंस भी एकदम रियल थे। इस मूवी का बजट था $2.5 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $2.7 मिलियन। इस मूवी की स्टोरी लाइन को कैरेक्टर पर्सपेक्टिव स्टोरी लाइन कहा जाता है। मतलब मूवी के कैरेक्टर्स जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो फील करते हैं, वही व्यूवर्स को भी दिखाया और फील करवाया जाता है। हमें कोई एक्स्ट्रा सीन्स नहीं दिखाए जाते। मतलब कैरेक्टर के रिएक्शंस को देखकर हमें खुद समझना होता है कि वहाँ पर क्या हुआ। अगर आप कहानीकार हैं तो इस तरह के कैरेक्टर पर्सपेक्टिव स्टोरी लाइन्स पर ध्यान देंगे तो ऑडियंस और भी ज्यादा कहानी में इन्वॉल्व होगी। तो अब बताइए इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में बताइए यार। यू आर इंटेलिजेंट। और अगर ये